तो गूंजने वाली है शहनाई, क्योंकि देवउठनी एकादशी के रूप में साल का सबसे शुभ दिन आने वाला है। विवाह की शुभ घड़ी करीब आने वाली है। शादियों के सीजन के लिए बाजारों में अभी से जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। खरीदारों के लिए हर बजट के तमाम ऑप्शंस उपलब्ध है। तो आज हम शुभ समाचार में सबसे पहले शादियों के सीजन को लेकर बाजार की तैयारी दिखाने वाले हैं। मार्केट में खरीदारों के लिए हर बजट में बेहतरीन ऑप्शंस उपलब्ध हैं। हमेशा की तरह इस बार भी डिजाइनर लहंगों की जबरदस्त डिमांड है। सराफा बाजार में भी जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। पिछले दिनों सोने के दाम में भी गिरावट आई है, लिहाजा अब बड़ी तादाद में ग्राहक बाजारों का रुख कर रहे हैं। इस बार पॉकेट फ्रेंडली लाइट वेट ज्वेलरी ग्राहकों को खूब लुभा रही है। रविवार को देवउठनी एकादशी के बाद नवंबर में शादियों की बम्पर साए हैं। बाजार से जुड़े लोगों का मानना यह है कि इस सीजन करीब 6 लाख करोड़ का कारोबार होगा, यानी विवाह की शुभ घड़ी में व्यापारियों की भी चांदी होना तय है। तमाम तस्वीरें देखिए विवाह की घड़ी अब करीब है, शुभ दिन लगने वाले हैं गीतिका। और ये तस्वीरें सब कुछ अपने आप में बयां कर रही हैं कि बाजारों में कितनी जबरदस्त रौनक हो, कितना बड़ा कारोबार होने वाला है। तो जैसा कि वैभव आपने बताया कि वैभव ये जो विवाह की शुभ घड़ी है वो आ गई है, तो देवउठनी एकादशी से ना सारे जितने लोग जिन्हें शादी करनी है उनके लिए तो ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि अब वो शादी कर सकते हैं। शादी से एक नाम लेकर मेरे जहन में हर रोज आ रहा है आजकल, हमारा सहयोगी शुभम। अरे शुभम की भी शादी होने वाली है, बिल्कुल। तो शुभम के लिए भी गुड न्यूज़ ही है, क्योंकि देवउठनी एकादशी से अब जो मुहूर्त हैं वो जो है शुरू हो जाते हैं और आप शादी कर सकते हैं। और साथ ही साथ लड़कियों के लिए भी गुड न्यूज़ है कि इस टाइम पे आप जो अपनी गोल्ड की शॉपिंग है, जितनी भी लाइट वेटेड गोल्ड ज्वेलरीज है ना, उसकी बाजार में बड़ी डिमांड है और आप जाकर वो शॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है भारी भरकम ज्वेलरी का बिल्कुल भी फैशन नहीं रहा। तो लड़कियां भी चाहती हैं कि लाइट वेटेड ज्वेलरी वो पहन के अच्छे से उसको फ्लॉन्ट करें, तो वो जो है आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। और मार्केट देखिए इस पर गीतिका जबरदस्त सजे है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि क्या रौनक है बाजारों में। योग निद्रा से जागेंगे भगवान। देवोत्थान एकादशी पर बनेंगे बिगड़े काम। शुभ मुहूर्त की घड़ी है आई, गूंजने लगेगी घर घर शहनाई। पूरे 4 महीने बाद एक बार फिर मंगल मुहूर्त की शुरुआत होने वाली है। देवोत्थान एकादशी के साथ देश में इस साल के मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो रहा है। सनातन धर्म में ये मान्यता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। फिर दीपावली के बाद आने वाली कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन यानी लगभग 4 महीने बाद भगवान नारायण योग निद्रा से जागते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जिन 4 महीनों में श्रीहरि सोते हैं, उन महीनों में शादी और उपनयन संस्कार जैसे कोई भी मंगल काम नहीं किए जाते। लेकिन देवोत्थान एकादशी को भगवान के चिर निद्रा से जागने के साथ ही शुभ संस्कारों की शुरुआत हो जाती है। देव जागरण या उत्थान होने के कारण ही इस दिन को देवोत्थान एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत और विशेष पूजा अर्चना करने की परंपरा है। इसके अलावा इस दिन तुलसी विवाह और दीपदान का भी महत्व है। हमारे यहाँ चातुर्मास चल रहा था, उसकी पूर्णता हो जाती है। भगवान विष्णु जो योग निद्रा में 4 मास से गए हुए थे, आज के दिन भगवान विष्णु इस सृष्टि का भार पुनः संभालते हैं। आज के दिन से ही हमारे सनातन धर्म में शुभ कार्यों का आरंभ, विवाह, गृह प्रवेश आदि का मुहूर्त आरंभ हो जाता है। पंचांग के अनुसार अब की तो शादी की शॉपिंग की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम होता है दुल्हन के लहंगे का।
तो किस कलर का लहंगा खरीदे, क्या क्या डिजाइन उपलब्ध हैं, क्या वैरायटी ट्रेंड कर रही है, इस रिपोर्ट में लहंगों की खरीदारी से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। वेडिंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में फैशन का कमाल जो है वो देखने को मिल रहा है। लहंगा चोली हो या फिर इंडो वेस्टर्न गारमेंट्स, हर किसी के डिजाइन जो है वो मार्केट में इस वक्त धूम मचा रहे हैं। और आज हम आपको ऐसी ही एक शोरूम में लेकर आए जहां पे नए डिजाइन जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं। तो ओढ़नी में इस वक्त हम मौजूद है, क्या है नए ट्रेंड्स, किस तरीके के नए नए कलर्स जो है इस बार आपको वेडिंग सीजन में मिलने वाले हैं। तो रूबरू होते हैं नए डिजाइन के साथ। ओढ़नी में हम आपको लेकर आए और सीधा दिखाते हैं आपको नए कलेक्शन इस बार वेडिंग के। तो नए कलेक्शंस की बात हो रही है, लेकिन किस तरीके के डिजाइन्स जो है इस बार वो मार्केट में है जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पुनीत जैन जो कि ओढ़नी के ओनर है। सर, सवाल ही सबसे पहले ये, नया सीजन है, नए कलेक्शंस हो रहे होंगे, तो सबसे ज़्यादा ट्रेंडी इस बार क्या हमारे कस्टमर्स को मिलने वाला है? इस बार बहुत सारी नई कलेक्शन की हमारी टीम ने बहुत अच्छी तैयारी करी है। जैसे कि वेडिंग के अंदर हम सारा डिज़ाइनर रेंज लेकर आए हैं, फैंसी लहंगे जो कि ब्राइट कलर में रहेंगे। वेडिंग वियर के अंदर बेसिकली ब्राइट कलर्स ही चलते हैं, रेड, रानी, मैरून। और उसके ऑपोजिट जो संगीत के लिए या ऑपोजिट किसी कस्टमर को ड्रेस चाहिए रहती है तो उसके लिए इस तरह के न्यूड, इंडो वेस्टर्न कंसेप्ट, नए डिज़ाइंस बहुत सारे हम लोगों ने प्रिपेयर करे हैं जो कि इस सीज़न में बहुत सुपर से भी ऊपर हिट चलने वाले हैं। अगर रंगों की खास तौर पर बात करूं तो पेस्टल कलर्स हमेशा इन रहते हैं और आजकल की ब्राइड्स ने भी रेड को ना चूज़ कर, मतलब रेड तो है, एवरग्रीन कलर है, वो तो चूज़ करते हैं, लेकिन साइड बाय साइड पेस्टल कलर्स भी जो है वो नया ट्रेंड का हिस्सा बन गए हैं। हाँ, पेस्टल कलर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। अगर आपको भीड़ के अंदर कुछ अलग बनना है, कुछ डिफरेंट दिखना है, तो आप पहले कलर से ही अलग देखे जाएंगे। तो नए कलर्स जो कि मॉडर्न कस्टमर है, यंग कस्टमर हैं, वो सारे नए कलर्स को ऑप्ट करते हैं, पेस्टल कलर्स को। ठीक है। और एक सवाल और, जिस तरीके से हमारे नए नए जितने भी अब जो वेडिंग जिनकी हो रही है, ब्राइडमेड्स हो, घर के रिश्तेदार हो, नए सेलिब्रेशन का तरीका भी हर किसी का अलग होता जा रहा है। तो नए सेलिब्रेशन के लिए क्या नए कलर्स और नए डिजाइन भी इस वक्त मार्केट में? बहुत सारे नए इंडो वेस्टर्न ड्रेप साड़ीज, बहुत सारे 3-पीट स्कर्ट्स वगैरह, हम बहुत सारी नई चीज़ें बना रहे हैं। हम आपको अपनी कलेक्शन में सारी नई चीज़ें दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर एक ये वेडिंग लहंगा है जो कि रेड ना होके ब्राइट कलर का लहंगा है जो कि वेडिंग अंदर चल जाए। जो लोग ब्राइट रेड रानी नहीं चाहते उनके लिए ये सब कलेक्शन नए कलर्स के अंदर हमने इस सीज़न रेडी करी है। अच्छा, जिस तरीके से ब्राइड्स है या फिर ब्राइडल पार्टी को भी कोई करना चाहता है तो उसमें किस तरीके के फैब्रिक सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं? फैब्रिक जैसे आजकल पार्टी वियर के अंदर ऑर्गेन्जा बहुत ज़्यादा चल रहा है, टिश्यू फैब्रिक्स है और शिमर तरह के बहुत सारे कपड़े हैं जो कि ब्राइट रहते हैं, थोड़ा सा ग्लिटरी रहते हैं, जिसका लुक बॉडी पे बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ब्राइडल के लिए चाहे फिर वो लहंगे हो, साड़ी हो, बहुत सारे ऑप्शंस, नए डिज़ाइन, नए कलर्स के साथ मिलने वाले। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी साड़ी, क्योंकि साड़ी मेरी भी बहुत फेवरेट है। लेकिन इस बार क्योंकि आजकल की जितनी भी लड़कियां हैं गर्लिश लुक पसंद करती है, वेट उसका चाहे थोड़ा कम हो लेकिन लुक वाइज वो बहुत हैवी दिखे, उनकी हमेशा ये पसंद रहती है। तो कुछ साड़ी के ऑप्शंस मैं आपको दिखा रही हूँ हर एक फैब्रिक में, चाहे फिर वो ऑर्गेन्जा की बात की जाए, साटिन सिल्क की बात की जाए, टिश्यू की बात की जाए, हर एक ऑप्शन आपको यहाँ दिखने वाले हैं हर एक ट्रेंड के हिसाब से। और इसी तरीके की जो डिज़ाइंस है आजकल की लड़कियाँ जितनी भी ब्राइड्स है वो पसंद करती है कि हम कुछ इस तरीके के वाइब्रेंट कलर्स की हल्की लुक वाली जो साड़ी है, हैवी लुक दिखे बट वेट वाइज उनका जो हैवी है वो कम हो। तो ब्राइडल साड़ी जो है इस वक्त मैंने पहन रखी है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने पटोला सिल्क साड़ी इस वक्त वेयर कर रखी है। और ये वाकई में आपको दिखेगी कि बहुत ज़्यादा हैवी है, लेकिन अदरवाइज़ ये इतनी हैवी आपको नहीं लगने वाली, सिर्फ इसमें वर्क बहुत हैवी हो रखा है। अदरवाइज़ ये साड़ी बहुत ज़्यादा लाइट है। जितनी भी आजकल की न्यूली ब्राइड है, अपकमिंग ब्राइड्स है, वो ये ज़रूर पहन सकती है अपने किसी भी, चाहे वो रिसेप्शन में हो या फिर शादी के बाद जब भी आप कभी किसी के यहाँ डिनर पर जाते हो, तो उसके लिए ये एकदम परफेक्ट रहने वाला है। हमारे साथ राजू है।
हम ब्राइडल साड़ी तो मैंने ऑलरेडी पहन रखी है, इसमें वर्क कौन सा हो रखा है एक बार ये भी बता दो। सारा टोटली हैंड वर्क है और ये जरदोजी का काम होता है जो कि बहुत बारीकी से काम होता है पटोला सिल्क के ऊपर। और जैसे इसके अंदर फिगर मोटिव्स बने हुए हैं, ये बहुत इन है, मतलब आजकल फिगर बहुत पसंद कर रहे हैं कस्टमर। अगर आप जल्द शादी की तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरा सीजन है एलिगेंट लुक का, पेस्टल कलर्स का और हैवी लुक वाली साड़ियों का। सिर्फ लुक में हैवी होनी चाहिए, ना कि पूरे वेट में। और ये आपको मैं पूरी रो दिखा रही हूँ कि किस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बात बताई कि पेस्टल कलर्स का ये सीजन पूरा रहने वाला है। हर साल की तरह इस बार भी जितनी भी ब्राइड्स है या फिर ब्राइडमेड्स है वो पेस्टल कलर्स ऑप्ट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारी वैरायटी आपको मिलने वाली है, फिर चाहे वो ब्राइडल ऑप्शंस की बात की जाए या फिर नॉन ब्राइडल लहंगे की ऑप्शन की बात की जाए, बहुत सारे आपको कलर्स दिख जाएंगे। पेस्टल कलर्स में भी वैरायटी बहुत ज़्यादा है। बार का वेडिंग सीजन सिर्फ और सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि स्टाइल और इनोवेशन दोनों का मेल है। हर कोई इस बार ट्रेंडी लुक जो है वो चाह रहा है और साथ ही साथ मिनिमल लुक चाहिए। कलर जो है वो सिर्फ पेस्टल होना चाहिए, बजट फ्रेंडली होना चाहिए। तो इस बार का जो पूरा वेडिंग सीजन है वो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि नया लुक, नया ट्रेंड इस वक्त मार्केट में आ चुका है। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज़ टुडे। और इसी के साथ बात करते हैं हम ज्वेलरी की। गोल्ड की खरीदारी में आम आदमी का पसीना निकल जाता है, लेकिन अगर घर में शादी है तो ज्वेलरी शॉपिंग तो होगी ही। बाजारों में पॉकेट फ्रेंडली लाइट वेट ज्वेलरी की ढेरों ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में गहने के कारोबारियों को नवंबर दिसंबर में बम्पर खरीदारी की उम्मीद है। जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के प्राइजेस बढ़े हैं, बावजूद इसके सभी स्टोरों पे और सभी बड़ी मार्केट्स में बहुत अच्छी कस्टमर की फुटफॉल रहा है और उससे हमें भी काफ़ी बूस्टअप मिला है। और ये जो आफ्टर धनतेरस का जो पीरियड रहता है तो ये वेडिंग सीज़न के नाम से जाना जाता है और इस सीज़न में सबसे ज़्यादा शादियां होती हैं। और एक मिडिल क्लास फैमिली की एक मैरिज प्लान को देखते हुए अगर मैं बात करूं आने वाले तिमाही की, तो इसमें हमें काफ़ी अच्छी उम्मीद है कि कारोबार में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी रहेगी। और जिस तरह से अब जो दिल्ली के हम बात करें, एक बहुत बड़ा रीज़न है जहाँ पे एक दिन में 30,000 40,000 शादियाँ होती हैं, तो उनकी परचेजिंग अब जस्ट स्टार्ट होने ही वाली है। तो उसको देखते हुए हम तो काफ़ी आशावान हैं कि बहुत अच्छा बिजनेस रहने वाला है। तो इस बार देव उठनी एकादशी के साथ ही 1 नवंबर से शादियों की धूम मच जाएगी। ये सिलसिला 16 दिसंबर तक चलेगा। 16 दिसंबर से खरमास की शुरुआत हो रही है। दरअसल देव उठनी एकादशी का मुहूर्त बेहद शुभ और अबूझ माना जाता है। इस दिन सामूहिक विवाहों के अलावा उन जोड़ों का पाणी ग्रहण भी होता है जिनकी कुंडली और राशि के आधार पर शादी की तारीख नहीं मिल रही है। जाहिर है शादियों के सीजन के लिए बाजार बेहद उत्साहित है और इस सीजन अच्छे कारोबार की उम्मीद भी जताई जा रही है। एक बड़े अनुमान के अनुसार इस बार शादियों के सीजन में लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए के कारोबार होने की संभावना है। शादियों का ये सीजन 1 नवंबर देव उठान एकादशी से शुरू होकर के 14 दिसंबर तक चलने वाला है और इस सीजन में सभी शादियों की तारीखों में बड़ा व्यापार होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और देश के व्यापारियों ने इसके लिए अपनी दुकानों पर, अपने प्रतिष्ठानों में व्यापक तैयारियां की है। एक बार फिर स्वदेशी का बोलबाला देश में दोबारा से होगा। और इसी के साथ आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुई एक शादी की इन दिनों खूब चर्चा है। बारात हरियाणा के पंचकूला से शिमला पहुंची थी। शादी में दूल्हा और दुल्हन के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था थी, जबकि अमूमन दूल्हा दुल्हन रिश्तेदारों से घिरे नजर आते हैं। असल में दूल्हे का जो सेहरा है वो सोने का और हीरे से बना हुआ था और गले में विदेशी करेंसी का हार था और इसी वजह से किसी को भी दूल्हा और दुल्हन के करीब जाने की इजाज़त नहीं थी। अब ये शाही शादी चर्चा का मुख्य विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब चर्चा में है। देखिए
और चलिए बात कर लेते हैं आस्था उमंग की। अयोध्या इन दिनों राम भक्तों से गुलजार है। अवधपुरी में आज सुबह 14 कोसी परिक्रमा की शुरुआत के साथ ही सप्ताह भर चलने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले का शुभारंभ हो गया। इस बार मेले में करीब 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। साथ ही 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की भी असुविधा न हो। 14 कोसी ये मेरा सेकंड टाइम का है और मुझे कोई थकान नहीं। एक बार मैं अपने दादी जी को लेकर आया था और उनका परिक्रमा पूर्ण करा के 5 कोसी मतलब 14 कोसी 5 देकर रोटी डंडा मतलब डोरी डंडा देकर वो कर दिया। और ये परिक्रमा भी श्री राम जी और इंद्र भगवान यहाँ पर खुश हैं कि हमें ना धूप और ना नीचे पाँव की गर्मी की छालाओं का एहसास हो रहा है। जय श्री राम। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है अब यहाँ 25 नवंबर को होने वाले भव्य समारोह की तैयारियां की जा रही हैं। 25 नवंबर को मंदिर में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। ये ध्वजारोहण समारोह मंदिर निर्माण की पूर्णता का भी प्रतीक होगा। अवधपुरी में उत्सव की तैयारी है। अयोध्या एक बार फिर आस्था, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का केंद्र बनने जा रही है। 25 नवंबर को राम मंदिर में भव्य ध्वजारोहण समारोह का आयोजन होने जा रहा है। इससे पहले राम भक्तों के लिए अयोध्या धाम से बड़ी खुशखबरी भी आई है। राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर के सभी निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। राम मंदिर के साथ साथ परकोटे के 6 मंदिर भी बनकर तैयार हैं। इसके अलावा सप्त मंडप के सभी मंदिर भी तैयार हैं। यानी देश दुनिया में मौजूद करोड़ों राम भक्तों की सदी पुरानी आस्था अब साकार रूप ले चुकी है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स सभी का निर्माण कार्य पूर्ण है। मंदिर जो पत्थरों का बना है, नागर शैली में है, उसका निर्माण पूर्ण हो चुका है। मंदिर परिसर में सड़कें बननी है। कौन कौन से संपर्क मार्ग होंगे उसकी ड्राइंग बनी है। मंदिर में लैंडस्केपिंग अर्थात भूमि का सौंदर्यीकरण, हरियाली का निर्माण, ये सड़कें बनाने का काम लार्सन टुब्रो तेज गति से कर रहा है। ट्रस्ट की ओर से जारी नवीनतम तस्वीरों में मंदिर का भव्य स्वरूप पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। पत्थर की फ्लोरिंग और सड़क निर्माण का लगभग सारा काम पूरा कर लिया गया है, जबकि पंचवटी क्षेत्र में हरियाली और सौंदर्यीकरण का कार्य प्रगति पर है। इन तैयारियों के बीच अवधपुरी में ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां भी जोर शोर से की जा रही हैं। भव्य और दिव्य रूप दिया गया है श्री राम जन्मभूमि को, और इसी मंदिर प्रांगण में यहाँ पे भक्तों का जो आप सैलाब देख रहे हैं, यही वो सैलाब रहेगा, यही वो दिन रहेगा जब 25 नवंबर को यहाँ की ध्वजा पे पटाखा जो है फैलाया जाएगा और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आएंगे और एक ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा राम मंदिर पर, और उसको देखकर जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। राम मंदिर का निर्माण जो है लगभग पूरा हो चुका है। जानकारी के मुताबिक राम मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला ध्वज 11 फीट ऊंचा और 22 फीट चौड़ा होगा और इसका वजन करीब 11 किलो होगा। वहीं ध्वजदंड की ऊंचाई 11 फीट निर्धारित की गई है। इस ध्वज पर सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष के प्रतीक अंकित होंगे। खबर ये है कि ध्वज को पैराशूट फैब्रिक से तैयार करने पर विचार चल रहा है ताकि ये तेज हवा में भी टिका रहे। 25 नवंबर को होने जा रहे इस भव्य समारोह में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला ये ध्वज न केवल आस्था का प्रतीक होगा, बल्कि श्री राम जन्मभूमि निर्माण की पूर्णता का संदेश भी देगा। ये ध्वजारोहण न केवल एक धार्मिक उत्सव होगा, बल्कि भारत की आत्मा, श्रद्धा और संकल्प का प्रतीक भी बनेगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। गुड न्यूज़ ये है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार है और आज से कैलिब्रेशन फ्लाइट ट्रायल की शुरुआत होने जा रही है। उम्मीदें ये जताई जा रही हैं कि नवंबर में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा। योजना के मुताबिक अगले साल अप्रैल में एयरपोर्ट को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सपना अब सच होने की दहलीज पर खड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा माना जाने वाला नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब जनता के लिए खुलने में केवल 2 कदम दूर है। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट और सीएम योगी का महत्वाकांक्षी सपना है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो तेजी से आकार ले रहा है और आज से यहाँ कैलिब्रेशन फ्लाइट ट्रायल शुरू होगा। ये ट्रायल 2 दिनों तक चलेगा, जिसमें हर दिन करीब 2 घंटे का कैलिब्रेशन फ्लाइट का ट्रायल किया जाएगा। कैलिब्रेशन फ्लाइट को किसी भी नए एयरपोर्ट की उड़ान सुरक्षा और नेविगेशन सिस्टम की जांच के लिए किया जाता है। इस ट्रायल के दौरान विमान रनवे, नेविगेशन उपकरण, कम्युनिकेशन सिस्टम और लाइटिंग सिस्टम की सटीकता जांचता है। कैलिब्रेशन फ्लाइट ये सुनिश्चित करती है कि विमान सुरक्षित रूप से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सके। साथ ही सभी तकनीकी मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप हों। ये प्रक्रिया DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की निगरानी में पूरी की जाती है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इसके शुरू होने से न केवल नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बल्कि पूरे वेस्ट यूपी और दिल्ली NCR के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसका संचालन शुरू होते ही दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा और उत्तर भारत को नया एविएशन हब मिलेगा। नवंबर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन होने की उम्मीद की जा रही है। 1334 एकड़ क्षेत्र में फैले इस एयरपोर्ट का विकास यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कर रहा है, जो स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसके पूरा होने पर ये न सिर्फ भारत में एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में काम करेगा, बल्कि क्षेत्रीय संपर्क, आर्थिक विकास और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। अरुण त्यागी, ग्रेटर नोएडा, गुड न्यूज टुडे। कुछ और खबरों की बात हो जाए, बात करेंगे महिला वनडे वर्ल्ड कप की, जहां पर भारतीय बेटियों से आज देश को बड़ी उम्मीदें हैं। इसमें महामुकाबला होने वाला है। आज विमेंस वनडे वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल्स खेला जाएगा। ये मैच जो है भारत और 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। तो ये मुकाबला मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। दोपहर 3 बजे से ये मैच शुरू होगा। बिल्कुल देखिए गीतिका, और अब तक दोनों टीमों के बीच 60 मैचेस हुए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 49 मैच जीते हैं तो भारत ने 11 मैच जीते हैं। तो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत का दबदबा रहा है। अब तक भारत ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में दोनों मैच जीते हैं, जबकि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने साल 1997 तो भारत ने साल 2017 में जीत हासिल की थी। कल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। इस मौके पर गुजरात के केवड़िया में एकता दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले यहां इसकी रिहर्सल की गई। शुक्रवार को केवड़िया में होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। लोक नृत्य पर थिरकते सैकड़ों कलाकार, करतब दिखाती जवानों की टुकड़ी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देश की एकता की झलक। ये तैयारी है देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती की। 31 अक्टूबर को गुजरात में नर्मदा की घाटी में बसे केवड़िया में सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर एकता दिवस परेड का आयोजन किया जा रहा है। तैयारी कर्तव्य पथ जैसी भव्य परेड की है। इस एकता दिवस परेड में कुल 16 सैन्य राज्य दल भाग लेंगे। 10 राज्यों के लोग परेड में शामिल होंगे। BSF CRPF के बैंड शामिल होंगे। पुलिस बैंड के अलावा स्कूल बैंड को भी जगह दी गई है। NSG आसाम पुलिस की ओर से एक प्रदर्शनी होगी। BSF के डॉग शो का भी आकर्षण रहेगा। पहली बार 10 राज्यों की झांकियां होंगी। कार्यक्रम के बाद वायुसेना की सूर्य किरण टीम का एयर शो भी होगा। इस साल कार्यक्रम में 11 से 12 हजार लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। एकता दिवस परेड से पहले यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की छांव में इसका रिहर्सल हुआ। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए काफी तैयारियां की गई हैं। खास बात यह है कि यहाँ होने वाली परेड की कमान महिला कमांडर्स को दी गई है। एकता की इस परेड को इस साल महिला कमांडर्स जो हैं वो नेतृत्व कर रही हैं
आज तक की टीम ग्राउंड ज़ीरो पर यहाँ पर मौजूद है केवड़िया में, जहाँ से आपको वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अलग अलग महिला जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इसके साथ साथ IPS ऑफिसर्स जो हैं वो नेतृत्व कर रही हैं। सबसे खास बात यह है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू यहाँ पर केवड़िया में बनी हुई है, उसके सामने जो यहाँ परेड है वो की जाएगी। और सबसे खास बात यह है कि इस बार 150वीं जयंती पर भव्य तरीके से इस एकता की परेड को यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ तमाम महिला ऑफिसर्स हैं जो ये बताएंगी कि किस तरीके से यहाँ पर ये लोग नेतृत्व कर रही हैं। प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो गार्ड ऑफ ऑनर उनके द्वारा दिया जाएगा। सिमरन भारद्वाज हमारे साथ हैं। ये बताइए कि एक अलग तरीके की अनुभूति यहाँ पर आकर के होती है। जिन्होंने 562 ऐसे रियासतें थी जिनको कि उन्होंने एकीकृत किया था, अब यहाँ पर आप लोग परेड करके देश का नेतृत्व कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि हमको ये करने का मौका मिला। इस बार प्रथम बार ऐसा हो रहा है कि सभी कंटिंजेंट कमांडर्स जो हैं वो महिलाएं हैं, जो सबके लिए एक बहुत ही खास अपॉर्चुनिटी है। राष्ट्रीय एकता दिवस से जुड़ी इस रिहर्सल परेड के दौरान एकता, सद्भाव और देशभक्ति का संदेश दिया गया। इस वक्त मैं केवड़िया में मौजूद हूं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से NSG के तमाम जो कमांडो हैं वो मौजूद हैं। एकता दिवस परेड में NSG के द्वारा यहाँ पर भाग लिया जा रहा है। सामने आप तस्वीरों में देख रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है, जहाँ NSG के कमांडो मौजूद हैं। और इन्होंने लगातार जो है देश में जब भी कहीं पर भी हाईजैक करने की कोशिश की गई, उस दौरान NSG के कमांडो वहाँ पर पहुँचते हैं और बड़े स्तर पर ऑपरेशन इनके द्वारा किया जाता है। इस भव्य और दिव्य समारोह में देशभक्ति के साथ साथ संस्कृति के रंग भी दिखेंगे। इस भव्य आयोजन की थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत और इसी थीम की तर्ज पर पूरे परिसर को देशभक्ति के रंग में सजाया संवारा गया है। गुजरात की केवड़िया में होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में PM मोदी भी शामिल होंगे। गुजरात की केवड़िया से जितेंद्र बहादुर सिंह, गुड न्यूज टुडे। ये आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, जहां बीती रात एक शानदार नजारा देखने को मिला। दरअसल भारतीय वायुसेना बैंड और जर्मन सशस्त्र बलों के माउंटेन बैंड ने कर्तव्य पथ पर एक संगीतमय प्रस्तुति ये पेश की। इसमें भारतीय वायुसेना के 48 और जर्मनी के 51 संगीतकारों जो है शामिल रहे। यानी इस संगीत के सेतु ने दोनों देशों के रिश्तों को एक नई ऊंचाई दी। देखिए तस्वीर, कर्तव्य पथ पर ये शानदार कार्यक्रम की। और आइए अब बात करेंगे हिमाचल की, जहां पर हर ओर कला और संस्कृति के साथ धर्म और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिलता है। हिमालय के आंचल में बसे इस प्रदेश की एक धार्मिक मान्यता है देव संसद, जिसे स्थानीय भाषा में जगती कहा जाता है। कुल्लू की पुरातन राजधानी नग्गर में 31 अक्टूबर को एक बार फिर से देव संसद का आयोजन होने जा रहा है और इस पवित्र काम के लिए भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदार महेश्वर सिंह द्वारा 300 से ज्यादा देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भी भेजे गए हैं। इस जगती का साक्षी बनने के लिए देश ही नहीं दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। हिमाचल यानी देव संस्कृति, लोक परंपराओं और आस्था का अद्भुत संगम। आधुनिक युग की रफ्तार में भी यहाँ संस्कृति और धार्मिक आस्था वाली परंपराओं को पूरी श्रद्धा से निभाया जाता है और इन्हीं में से एक है जगती यानी देव संसद। यह है नग्गर का पवित्र स्थल जगती पट, जहां देवी देवता इकट्ठा होकर जनता और घाटी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसे देवताओं की संसद भी कहा जाता है। मान्यता है कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, महामारी हो या सामाजिक समस्या, जब भी घाटी पर कोई संकट आता है तो देवता यहाँ आकर देव आदेश जारी करते हैं। साथ ही स्थानीय लोग और प्रशासन भी इन आदेशों का पालन करते हैं। इस बार 31 अक्टूबर को फिर से जगती का आयोजन किया जा रहा है। जगती में 300 से ज्यादा देवी देवता हिस्सा लेंगे। कल सुबह देव संसद की औपचारिक शुरुआत होगी। देव संसद से पहले विस्तृत तैयारियां की जाती हैं। बुलाने का अधिकार यहाँ के प्रथम सेवक रघुनाथ जी के जो हैं राजा महेश्वर सिंह जी, उन्हीं को है
और नगर जो कासल है वहाँ पर जो महाऊ के रूप में, मधुमक्खी के रूप में सभी देवताओं ने जगती का स्थापना की थी, जो पत्थर लाया था ग्रामंग डॉग से, वहाँ पर जगती का आयोजन होता है। और जगती जो है नाम से स्पष्ट है, जगत की भलाई हेतु। सभी देवी देवताओं के गुर और कारदारों को निमंत्रण भेजा जाता है। सभी निमंत्रित देवी देवता एक दिन पहले ही नगर पहुंच जाते हैं। सभी कारदार पूरी रात देव स्तुति और प्रार्थना में बिताते हैं। जगती के दिन सुबह से ही देवगुर निराहार रहकर पूजा में हिस्सा लेते हैं। इस देव संसद का संचालन देवी त्रिपा सुंदरी की अगुवाई में होता है। सभी देवताओं के प्रतिनिधि एक एक कर अपनी बात रखते हैं। आखिर में देववाणी के माध्यम से जनता के लिए आदेश जारी किए जाते हैं। इस जगती में सबका अपना अपना स्थान निर्धारित है और तभी जगती का आरंभ होता है। प्रथम जो दाईं तरफ है जगती के पट के, वो त्रिपुरा सुंदरी माता का गूर बैठेगा। उसके साथ ही यहाँ बाईं तरफ मलाने का जमलू का बैठेगा। मलाने के जमलू के आगे जो देवी देवता होंगे वो बासुकी नाग होगा जो हलान में है, और उसके साथ ही चचोगा का देवता, रूमसू का देवता, इस प्रकार से लाइन बंधेगी। और ब्रह्मा विष्णु महेश भी होंगे, जो हमारे कोटकंडी के वीर होंगे वो भी होंगे, उनके साथ ये शुरुआत होती है। और जो चिन्ह, जो प्रतीक, जो धड़च होता है 18 कलडू का, वो यहाँ से चलेगा सुबह और वहां ले जाया जाएगा। और उसका ये होगा, जब तक वो नहीं पहुंचेगा तब तक जगती का आरंभ नहीं होता। कुल्लू में जगती की परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। पहली बार 2006 में जगती का आयोजन हुआ, जब घाटी में प्रस्तावित स्की विलेज प्रोजेक्ट को लेकर विरोध हुआ था। देवी देवताओं के आदेश के बाद ये प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया था। दूसरी बार हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा पशु बलि पर बैन लगाए जाने के बाद इस विषय पर चर्चा के लिए देव संसद बुलाई गई थी। तीसरी बार कोरोना महामारी के दौरान घाटी की सुरक्षा और स्वास्थ्य संकट से निपटने के उपायों को लेकर देव संसद लगी थी। अब चौथी बार ये जगती बुलाई जा रही है, क्योंकि इस बार मानसून में आई प्राकृतिक आपदा से घाटी को भारी नुकसान हुआ है। इस देव संसद में स्थानीय लोगों के अलावा दूर दूर से श्रद्धालु भी शामिल होंगे, जो इस ऐतिहासिक देव समागम के साक्षी बनेंगे। मनविंदर अरोड़ा, कुल्लू, गुड न्यूज टुडे। विदेशों में दिवाली सेलिब्रेशन अब भी जारी है। स्विट्जरलैंड से भी ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ तेलुगु समुदाय के लोगों ने भी खास आयोजन किया। इस मौके पर गानों और डांस ने समा बांध दिया। वहीं दर्शकों ने भी इस आयोजन का लुत्फ उठाया, क्योंकि यहाँ एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी गई और दिवाली को सेलिब्रेट किया गया।